Hello friends, welcome back to my channel Home Science Let's Crack It. Here I am Dr. Vandana Gupta. यहाँ पर मैं 16 अक्टूबर 2020 की करंट अफेयर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मुझे पहले ही शेयर करना था, लेकिन थोड़ा सा बिजी होने के कारण और हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से मैं आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। सो अब मैं आप सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं 16 अक्टूबर 2020 के जो भी करंट अफेयर्स है वो यहाँ पर मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, जो कि आप इस समय देख रहे होंगे। आप अगर आप पेपर पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि मिशन शक्ति जो है इस समय चल रहा है। तो चीफ मिनिस्टर जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने इसको 16 अक्टूबर को बलरामपुर से इस मिशन को स्टार्ट किया है। और ये एक स्टेट वाइड अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जो कि विमेन की सेफ्टी के लिए चलाया जा रहा है। बलरामपुर से ये स्टार्ट हुआ है और इसमें जो है गवर्नर जो आनंदीबेन पटेल जी ने इसको लखनऊ में इसका इनॉग्रेशन किया था। तो ये 16 अक्टूबर को हुआ था। इस 16 अक्टूबर की न्यूज़ है जो कि मैं आज आपको अभी दे रही हूँ। और ये 6 महीने का प्रोग्राम है और जो कि ये 17 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स ये नवरात्रि के फर्स्ट डे से स्टार्ट हो चुका है और ये 6 महीने तक चलेगा। और फिर जो 6 महीने बाद नवरात्रि आएगी तो बसंत नवरात्र को ये ख़त्म होगा प्रोग्राम। इसमें जो है विमेन नोडल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया है और सभी डिस्ट्रिक्ट में होंगे और ये इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे और इसको मॉनिटर करेंगे। इसके साथ साथ ये जो पॉक्सो केसेस हैं और विमेन के अगेंस्ट में जो क्राइम हो रहे हैं और ऑपरेशन शक्ति को भी सभी डिस्ट्रिक्ट में ये जो नोडल ऑफिसर हैं, विमेन नोडल ऑफिसर हैं, ये इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको जो है देखेंगे इस प्रोग्राम्स को। ये जो पॉक्सो केसेस है, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म है पॉक्सो का, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। मीन्स कि ये 2012 में आया था और इसमें जो है यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने संबंधी अधिनियम है ये। इसमें मेनली जो यौन अपराध है, यौन उत्पीड़न है या फिर पोर्नोग्राफी से संरक्षण प्रदान किया जाता है इस अधिनियम के अंतर्गत। ये 2012 में आया था और 2019 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे, संशोधन किए गए थे, जिसमें कि इस मृत्युदंड की सजा को भी, इस प्रावधान को भी ऐड किया गया है इसमें। और 2020 में इसमें ये 1098 जो कि बच्चों का हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, तो इसके लिए बच्चों में अवेयरनेस क्रिएट किया जा रहा है 2020 में 1098 के प्रति, जिससे कि बच्चे खुद को प्रोटेक्ट कर सके और कोई भी प्रॉब्लम हो तो 1098 पर कॉल करके वो इसकी सूचना दे सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी बच्चों से रिलेटेड जो भी शैक्षिक स्तर पर कोर्स बनाए जा रहे हैं, तो उनमें भी बच्चों के एज के अकॉर्डिंग वो कोर्स तैयार किए जाने के लिए फिर अवेयरनेस चलाया जा रहा है, उनको जागरूक किया जा रहा है कि उनके एज के अकॉर्डिंग ही उनका जो है, जो भी शैक्षिक लेवल पर जो उनका एजुकेशनल कोर्स है वो सारे होने चाहिए उनके एज के अकॉर्डिंग, जिससे कि वो समझ सके कि उन मतलब वो अपने सुरक्षा के प्रति अवेयर हो सके और उनकी जो शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और सामाजिक रूप से सारी चीज़ों को भी इसके अंदर प्रोटेक्ट किया जाएगा और उसको इसमें शामिल किया गया है पॉक्सो केस की इसके एक्ट के अंतर्गत, जो कि 2012 में आया था। और इसके साथ साथ में 2019-20 में इसमें संशोधन भी किए गए हैं। और इसमें जो है जो हर एक पुलिस स्टेशन में विमेन हेल्प डेस्क लगाया जाएगा और उसके साथ साथ में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। सीएम ने कहा है कि जो पुलिस हेल्पलाइन नंबर है जैसे 181 और यूपी का जो 112 हेल्पलाइन नंबर है, उसके अंतर्गत जो विमेन की कॉल है उनको मॉनिटर किया जाएगा। और 1090 और जो यूपी 1112 नंबर है, इसमें जो विमेन की कंप्लेंट्स है उनको देखा जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है ये हमारे स्टेट यानी कि उत्तर प्रदेश के जो सभी 75 डिस्ट्रिक्ट हैं उसके 521 ब्लॉक्स और ये 59,000 ग्राम पंचायत और 630 अर्बन लोकल बॉडीज़ और 1535 पुलिस स्टेशन है,
इन सब में ये लगातार ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंतर्गत कमेटी कुछ तैयार की गई है, जैसे कि जो सोशल एंड विमेंस ऑर्गेनाइजेशन है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस है, मीडिया एंड सिटीजन्स है, तो इनकी एक कमेटी तैयार की जा रही है जो कि 100 रोल मॉडल्स, विमेन रोल मॉडल्स को चूज करेंगे और वो लगातार विमेन एम्पावरमेंट, फिटिसाइड, इंटरप्रेन्योरशिप और विमेन एजुकेशन और जो विमेन के अगेंस्ट में क्राइम हो रहे हैं इन पर वो काम करेंगी। जो ये 100 रोल मॉडल्स है ये इन सभी क्षेत्र में काम करेंगी। और इसके साथ साथ में अदर इवेंट्स भी होंगे, जैसे कि जेंडर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, इंटरव्यूज़ हैं, ट्रेनिंग है, अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ये जो दुर्गा पूजा पंडाल है इनमें ये चलाए जाएंगे और पुलिस स्टेशन पर ये सारे काम होंगे और ये गांव में रूरल लेवल्स पर इन सभी को जागरूक किया जाएगा। जो पहला फेज़ होगा उसमें जो कैंपेन का मेन फोकस होगा वो होगा कि मास लेवल पर, यानी कि अधिक से अधिक लेवल पर लोगों को जागरूक करना, और सेकंड फेज़ में ये जो है मिशन पर फोकस होगा ये प्रोग्राम। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इसमें बताया गया है कि इसमें पर कैपिटा इनकम के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया है कि 1960 और 61 में जो पर कैपिटा इनकम था बिहार का, वो केरल का 83% था और जो कि अब 2019-20 में 23% तक घट गया है। ठीक है, दिल्ली और जो 18 अदर स्टेट्स हैं वो कंटिन्यू उनमें ग्रोथ हो रही है 1960-61 के बाद से, लेकिन बिहार का जो है वो घट गया है। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो, सबसे अधिक जो 1960 और 61 में जो पर कैपिटा इनकम था दिल्ली का वो 668 था, जो कि सबसे अधिक है। और सबसे कम अगर देखा जाए तो मणिपुर का है 154 है और यूपी का भी कम है 252 है। और जो बिहार का है अगर परसेंटेज देखा जाए तो उस टाइम पर 32% था दिल्ली का और अब प्रेजेंट टाइम पर ये 12% है दिल्ली का। और यूपी का अगर देखा जाए तो उस टाइम पर ये 85% था और प्रेजेंट टाइम पर ये 66% है, यानी कि उस टाइम पर 85% अधिक था लेकिन अब जो है ये कम है। और जो दिल्ली का था अब प्रेजेंट टाइम पर जो लेटेस्ट पर कैपिटा इनकम है वो है 3,89,143 और यूपी का जो कि सबसे कम है 70,419 ये पर कैपिटा इनकम है यूपी का प्रेजेंट टाइम पर, ये सबसे कम है और सबसे अधिक दिल्ली का है। और ये 1960-61 में यूपी का और एमपी का आप देख सकते हो पर कैपिटा इनकम बराबर है 252 और यूपी से मणिपुर का भी कम है और यहाँ पर उड़ीसा का भी कम है। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर यूपी का सबसे कम है 19-20 में ये सबसे कम है सारे स्टेट से। जो 18 स्टेट्स है वो सब में सबसे कम यूपी का है और बिहार जो है वो तो सबसे कम है। ठीक है, और बात करते हैं यहाँ पर इन्होंने बताया जो इंडस्ट्रियल स्टेट है नवंबर 2000 में जो झारखंड है वो बिहार से एक सेपरेट स्टेट के रूप में अलग हो गया था और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि बिहार ने जो मिनरल रिच पार्ट थे उसको खो दिया और उसके साथ साथ में जो इंडस्ट्रियल टाउन्स थे जैसे कि जमशेदपुर, रांची, धनबाद और बोकारो, इनका भी जो है लॉस हुआ था बिहार को, इनको खो दिया गया। तो झारखंड के साथ ही वो अलग हो गए। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि जो तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र जो कि इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट हैं उनके कंपैरिजन में बिहार का जो है पर कैपिटा इनकम बहुत ही कम है। ये आप देख सकते हो 46,664, जबकि इन सब का 2 लाख, 1 लाख मतलब 2 लाख के करीब या फिर 2 के आसपास में ऐसे ही है और बिहार का सबसे कम है। और बीमारू स्टेट का मतलब है बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ये जो 4 स्टेट्स हैं इनको जो है बीमारू स्टेट कहा गया है। बीमार का मतलब आप जानते हो सिक होता है, जो कि बीमार होता है, तो इनको जो है बीमारू स्टेट कहा गया इन 4 स्टेट्स को। इसमें भी 1980s में बताया गया कि जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश था वो रफली जो इनकम लेवल था इसका बिहार के बराबर ही था, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये जो तीनों स्टेट है मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी हैं उनमें ग्रोथ हुई है 1990s के बाद, लेकिन आज भी जो बिहार है और इन स्टेट्स में, इन तीनों स्टेट्स के में और बिहार के बीच में अभी काफ़ी गैप है प्रेजेंट टाइम पर। ये आप देख सकते हो कि 19-20 में
ये 46,664 है बिहार का, जबकि उत्तर प्रदेश का 70,000 है, मध्य प्रदेश का 99 और राजस्थान का 1 लाख है। मीन्स बिहार के बाद दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश का ही है, लेकिन तब भी ये बिहार से एबव है। ओके, सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है आपको जो वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, बट प्लीज़ मैनेज कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट न्यूज़ है, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 2019 में जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने 400 करोड़ दिए थे पिपरेज शुगर मिल्स के लिए। ठीक है, तो यूपी गवर्नमेंट ने 2019 में पिपरेज शुगर मिल्स को 400 करोड़ दिए हुए थे, जिसमें कि एक नया शुगर मिल को इस्टेब्लिश करना था, सेट करना था, जो कि 3500 टन क्रशिंग पावर रखता था पर डे। ठीक है, और इसके साथ साथ में 18 मेगावाट का इसका को जनरेशन पावर प्लांट भी था। तो यहाँ पर ये मेन जो हमारा ये है न्यूज़ है वो ये है कि उत्तर प्रदेश टॉप्स इन एथेनॉल ब्लेंडिंग, यानी कि जो एथेनॉल ब्लेंडिंग यूपी में होती है वो अब पहले अप्रैल में वो 4.5% थी, जो कि अब अगस्त में डबल हो गई है, 9% हो गई है। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसने कर्नाटक और महाराष्ट्र को पीछे कर दिया है, और ये प्रेजेंट टाइम पर उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है ब्लेंडिंग में, जो कि एथेनॉल का पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग की जाती है, उसमें जो उत्तर प्रदेश है वो नंबर 1 स्टेट बन गया है। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। इसमें बताया गया संस्कृत स्कूल टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स फूड लॉजिंग। सीएम ने कहा है कि जो संस्कृत स्कूल हैं और कॉलेज हैं तो उनमें एजुकेशन के साथ साथ फूड और लॉजिंग की भी व्यवस्था होनी चाहिए। और उन्होंने कहा, और ये चीज़ उन्होंने कही है थर्सडे को जब सेकेंडरी संस्कृत एजुकेशन काउंसिल पोर्टल की लॉन्चिंग हो रही थी, तो उसी पर सीएम ने कहा है कि जो एनजीओज और सीएसआर फंड्स हैं तो वो जो है संस्कृत स्कूल हैं उनमें उनकी इम्प्रूवमेंट के लिए, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए और उसमें जो एडिशनल फैसिलिटी है उसको प्रोवाइड करने के लिए इन फंड्स का यूज़ किया जा सकता है। हमारे उत्तर प्रदेश में 1194 संस्कृत स्कूल और कॉलेज हैं टोटल। और सीएम ने ये भी कहा कि एजुकेशन के साथ साथ में जो साइंस है, कंप्यूटर है और मैथमेटिक्स भी पढ़ाया जाना चाहिए संस्कृत स्कूल में, क्योंकि ये जो है ये सिलेबस में ऐड करना चाहिए और ये जो है बच्चों की जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करता है और उनको बेटर फ्यूचर प्रदान करने में भी हेल्प करेगा। सो इस संस्कृत के साथ साथ जो है मैथमेटिक्स और कंप्यूटर और साइंस भी बच्चों को पढ़ाना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा ने ये कहा है कि जो प्राइवेटली एडेड संस्कृत स्कूल और कॉलेज हैं तो उसके जो टीचर हैं और जो रिटायर्ड टीचर्स हैं वो अब जो है उनको फुल पेंशन मिलेगी। जब वो 46 मंथली टेन्योर उनका कंप्लीट हो जाएगा तो वो फुल पेंशन के लिए वो एलिजिबल होंगे। पहले क्या था, जो ये पेंशन मिल रही थी वो 66 मंथली टेन्योर की कंप्लीट होने पर जो है वो एलिजिबल हो रहे थे पेंशन के लिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये 46 मंथली टेन्योर के कंप्लीट होने पर ही वो एलिजिबल हो जाएंगे। और इसके साथ साथ उनको जनवरी 1 2006 से ग्रेचुटी भी मिलेगी, ग्रेचुटी जो कि रिटायरमेंट के बाद से मिलती है। और अगर कुछ स्पेशल केस में भी मिलती है, जैसे कि अगर जो पर्सन जो नौकरी कर रहा है अगर उसकी डेथ हो जा रही है या फिर उसको कोई बीमारी हो जा रही है तो फिर जो है उसको मिलती है, या फिर जो है उसको जितनी वो सर्विस वो कर रहा है उसके बाद जब भी वो रिटायरमेंट लेता है तो उसको ग्रेचुटी के रूप में पैसे मिलते हैं। ठीक है, तो ये जनवरी 1 2006 से ये ग्रेचुटी भी प्रदान करेंगे। अब नेक्स्ट है न्यूज़ ये है कि जो अभी फ्रेंच ओपन चैम्पियनशिप फ्रेंच ओपन हुआ है तो उसमें एक नया नाम आया है, ईगा स्वियाटेक। इन्होंने जो है ये फर्स्ट पोलिश प्लेयर हैं जिन्होंने पहली बार ग्रैंड स्लैम सिंगल का टाइटल जीता है। ठीक है, और ये पहली प्लेयर बन चुकी हैं, फर्स्ट पोलिश प्लेयर बन चुकी हैं और इन्होंने अमेरिका की सोफिया कैनिन को हराया है।
और ये प्रेजेंट टाइम पर यंगेस्ट विनर बन चुकी हैं। ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन चैंपियनशिप जीत करके ये यंगेस्ट विनर हो चुकी हैं। और 1992 में इससे पहले मोनिका सेलेस ने इस टाइटल को प्राप्त किया था और प्रेजेंट टाइम पर ये इगा स्वियाटेक ये जीत चुकी हैं फ्रेंच ओपन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसने जीता है फ्रेंच ओपन टाइटल विमेन में, तो ये आप इनका नाम याद कर लीजिएगा। और ये राफेल नडाल भी इन्होंने मेन में जीता हुआ है, जो कि इनका 13th टाइटल है, मीन्स 13वीं बार इन्होंने ये फ्रेंच ओपन का टाइटल चैंपियनशिप जीता है। विमेन में ईगा ने जीता है और मेन में राफेल नडाल ने जीता है। ओके, तो ये थी 16 अक्टूबर की न्यूज़। और इसके साथ साथ हम जो है 17th और अदर भी न्यूज़ जो कि डिले हो चुका है हम आपके साथ शेयर नहीं कर पाए, लेकिन अब आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कंटिन्यू हमारे चैनल को जो है विज़िट करते रहो और आपको न्यूज़ मिलती रहेगी। जो भी हमारा छूट गया है, मतलब हम न्यूज़ कुछ आप रीज़न बता चुके हैं हम, तो हम नहीं आपके साथ शेयर कर पाए, तो अब कंटिन्यू आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप कंटिन्यू देखते रहो। ओके, थैंक यू सो मच।